सभी को नमस्कार। जैक बोर्ड ने क्लास 11th के लिए 2 मॉडल पेपर जारी किए हैं और इसी मॉडल पेपर के आधार पे जैक बोर्ड टर्म 1 की एग्जामिनेशन कंडक्ट कराएगा। तो जो पहला मॉडल पेपर है उसके सॉल्यूशंस को मैं इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करूंगा और विथ फुल एक्सप्लेनेशन। तो आप वीडियो को अंत तक देखें, आपको फ़ायदा मिलेगा। The following is a characteristic of unit। जो यूनिट है मेजरमेंट करने के लिए, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजरमेंट करने के लिए, वो पूरे वर्ल्ड वाइड में एक्सेप्टेबल होना चाहिए। उसका मेजरमेंट ऐसा हो या यूनिट के थ्रू में ऐसा मेजरमेंट करे जिससे कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। और इसी वजह से यूनिट एक ऐसा स्टैंडर्ड होता है या उसे ऐसे स्टैंडर्ड के रूप में चूज किया जाता है जो दिए गए तीनों ऑप्शंस को जस्टिफाई करे। मीन्स यूनिट यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होना चाहिए, यूनिट इनवेरिएबल होना चाहिए और साथ में वेल डिफाइंड होना चाहिए, और यूनिट का जो साइज है वो सुटेबल होना चाहिए और इजीली अवेलेबल होना चाहिए। और इसलिए ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन इज करेक्ट वन, डी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट, द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का कहना है F इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। आप यहाँ पे देख सकते हैं। सो यहाँ से G के लिए फॉर्मूला जो है वो फाइंड कर लेंगे सेकेंड स्टेप में, इक्वल टू एफ आर स्क्वायर अपॉन m1 इंटू m2। कैपिटल G को यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहा जाता है। अब राइट हैंड साइड जितनी भी क्वांटिटीज हैं उनका डायमेंशनल इक्वेशन हमने लिखा। जैसे फोर्स के लिए एम एल टी टू द पावर -2, आर जो सेपरेशन है दोनों बॉडीज के बीच में, तो उसके लिए एल स्क्वायर अपॉन m1 m2 के लिए एम कैपिटल एम इंटू कैपिटल एम। नेक्स्ट स्टेप में हमने उसको सॉल्व किया। न्यूमरेटर को सॉल्व करने पे मिला m l टू द पावर 3 t टू द पावर -2 और डिनोमिनेटर के लिए m टू द पावर 2। और फाइनली सॉल्व करने पे जो डिनोमिनेटर में मास वाला जो क्वांटिटी है वो न्यूमरेटर में चला जाएगा उसका पावर, और फाइनली आपको मिलेगा कैपिटल G इक्वल टू m टू द पावर -1 l टू द पावर 3 एंड t टू द पावर -2। सो ऑप्शन C विल बी द करेक्ट वन। नेक्स्ट, Which of the following pairs has the same dimensions? इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऐसा पेयर है, कौन सी ऐसी दो क्वांटिटीज हैं जिनका डायमेंशनल इक्वेशन सेम है या डायमेंशनल फॉर्मूला सेम है? तो जो इम्पल्स है, इम्पल्स के लिए आप लिखते हैं फोर्स इनटू टाइम। फोर्स के लिए एम एल टी टू द पावर -2, टाइम के लिए कैपिटल टी, और सॉल्व करने के बाद आपको मिलेगा एम एल टी टू द पावर -1। वहीं मोमेंटम के लिए अगर बात करें तो मास इनटू वेलोसिटी, ये लीनियर मोमेंटम की बात कर रहा है। सो मास इनटू वेलोसिटी, सो मास के लिए कैपिटल एम, वेलोसिटी के एल टी टू द पावर -1, और फाइनली आपको मिलेगा एम एल टी टू द पावर -1। यहाँ हम देखते हैं कि दोनों का डायमेंशन जो है वो सेम है, एंड दैट इज व्हाई ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट यूनिट्स ऑफ टाइम? अगर ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है जिसमें कि एक ही ऑप्शन सही है, तो उस एंगल से देखने पे ये क्वेश्चन का जो ऑप्शंस है वो गलत है, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि इन चारों में से कौन सा ऐसा यूनिट है जो टाइम के लिए नहीं है। यहाँ पे सेकेंड और ईयर, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी दोनों टाइम के लिए यूनिट है, बट पारसेक और लाइट ईयर दोनों डिस्टेंस के यूनिट हैं, लेंथ के यूनिट हैं। एक्सप्लेनेशन में आप देखेंगे तो 1 लाइट ईयर इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इनटू 1 ईयर। दैट मीन्स कि एक ईयर में या 1 ईयर में प्रकाश अपनी गति से, अपनी स्पीड से जितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है उसे 1 लाइट ईयर कहते हैं। दैट मीन्स 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम के लिए लिखेंगे, और 1 ईयर को सेकेंड में बदलते हुए 365 इंटू 24 इंटू 60 इंटू 60 करेंगे, और फाइनली आपको वो जो वैल्यू है 1 लाइट ईयर के लिए वो मिलेगी 9.46 इंटू 10 टू द पावर 15 मीटर।
वहीं 1 पार्सेक जिसको पैरालैक्टिक सेकेंड कहा जाता है वो 3.28 लाइट ईयर के बराबर होती है। दैट मीन्स द डिस्टेंस बिटवीन स्टार्स इज यूजुअली एक्सप्रेस्ड इन पार्सेक। तो लाइट ईयर एंड पार्सेक, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी और डी दोनों लेंथ के यूनिट हैं, ना कि टाइम का। तो अगर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मुझे आंसर करना हो तो मैं ऑप्शन नंबर बी और डी दोनों को आंसर करूंगा, क्योंकि दोनों टाइम के यूनिट नहीं है। नेक्स्ट, द एसआई यूनिट ऑफ टॉर्क इज, टॉर्क को मोमेंट ऑफ फोर्स भी कहा जाता है। टॉर्क इज ऑल्सो कॉल्ड मोमेंट ऑफ फोर्स, और जिसके लिए आप फॉर्मूला लिखते हैं फोर्स इंटू परपेंडिकुलर लेंथ। फोर्स के लिए यूनिट लिखेंगे केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू परपेंडिकुलर लेंथ के लिए मीटर, और फाइनली आपको मिलेगा केजी स्क्वायर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। सो अगर फोर्स के लिए हम न्यूटन के टर्म में लिखें तो वो न्यूटन, और लेंथ के लिए मीटर, तो फाइनली मिलेगा न्यूटन मीटर, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट, द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम कर्व गिव्स, जो वेलोसिटी टाइम कर्व हमने ड्रॉ किया है राइट साइड में आप देख सकते हैं, उसमें जो लाइन लिया गया है उसका स्लोप क्या प्रोवाइड करेगा। चार ऑप्शंस दिए हुए हैं, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड फोर्स। तो आप यहाँ पे नोटिस करें कि जो इनिशियल वेलोसिटी है वो u गिवन है, बट थोड़े समय के बाद उसकी वेलोसिटी v1 और उसके तुरंत बाद वेलोसिटी v2 हो जाती है रेस्पेक्टिव पॉइंट्स a एंड b पर। आप उससे टाइम एक्सिस पे अगर नॉर्मल्स ड्रॉ करते हैं, जैसा कि यहाँ ड्रॉ किया गया है, तो आपको t1 और t2 मिलता है। वहीं वेलोसिटी एक्सिस पर v1 और v2 मिलता है। तो जब आप एक्सेलरेशन को डिफाइन करते हो तो एक्सेलरेशन a इक्वल टू आप लिखते हैं v2 माइनस v1, दैट मीन्स चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू द चेंज इन टाइम, दैट मीन्स t2 माइनस t1। और इस ग्राफ के अकॉर्डिंग जो v2 माइनस v1 है वो है bc और t2 माइनस t1 है ac। सो bc अपॉन ac एक तरीके से यहाँ पे बनने वाला tan थीटा रिप्रेजेंट कर रहा है, और जिसको आप स्लोप कहेंगे, स्लोप ऑफ लाइन AB। सो स्लोप ऑफ लाइन AB will provide you the acceleration, and hence option number C will be the correct one. Next, a ball is projected with a velocity of 20 meter per second vertically. एक बॉल है जिसको 20 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से अपवर्ड डायरेक्शन में फेंका जाता है। 20 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से अपवर्ड डायरेक्शन में, वर्टिकली का मतलब अपवर्ड डायरेक्शन में फेंका जाता है, प्रोजेक्ट किया जाता है। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन फर्स्ट 2 सेकेंड, टाइम दिया हुआ है कि 2 सेकेंड के बाद ऑब्जेक्ट कहाँ पहुंचेगा या कितना हाइट तक पहुंच जाएगा। तो एक्सप्लेनेशन में आपका देखिए तीनों क्वांटिटीज गिवन है, u दैट मीन्स इनिशियल वेलोसिटी, टाइम 2 सेकेंड, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का जो यूज करना है हमें वो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यूजुअली 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखते हैं, बट इस क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे वर्टिकली अपवर्ड मोशन के लिए। तो वर्टिकली अपवर्ड मोशन के लिए जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो नेगेटिव हो जाती है, जिसकी वजह से s इक्वल टू आप लिखेंगे ut माइनस हाफ gt स्क्वायर। पुट करेंगे वैल्यू, u के प्लेस पे 20, t के प्लेस पे 2 माइनस हाफ इंटू स्मॉल g के प्लेस पे 10 और t के प्लेस पे 2 स्क्वायर। फर्स्ट टर्म को सॉल्व करने पे मिलेगा 40, सेकेंड टर्म को सॉल्व करने पे 20, और फाइनल आंसर होगा 20 मीटर, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। सो ऑप्शन नंबर ए दैट मीन्स 20 मीटर विल बी द अटेन्ड हाइट बाय द बॉल। नेक्स्ट, एक्सेलरेशन इज विच टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। एक्सेलरेशन बेसिकली रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को कहते हैं। दैट मीन्स चूंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है और टाइम स्केलर है, सो जब आप एक वेक्टर क्वांटिटी को स्केलर से डिवाइड करते हैं तो आपको हमेशा एक वेक्टर क्वांटिटी मिलती है। तो उस एंगल से अगर देखें तो एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है। साथ में एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, तो इस वजह से भी आप कह सकते हो कि एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, बिकॉज इसका मैग्नीट्यूड भी होता है और साथ में डायरेक्शन भी डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट,
If the displacement of an object is zero, then what can we say about its distance covered? देखिए, इसको एक्सप्लेन करने के लिए हमने 4 पॉइंट्स कंसिडर किए हैं, ए बी सी डी। अगर कोई ऑब्जेक्ट पॉइंट ए से चलता है बी की तरफ, बी से सी, सी से डी और डी से वापस ए पर आता है, तो आप जो डिस्टेंस उसके लिए कवर्ड बताओगे वो होगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए, जो कि टोटल पाथ कवर्ड होगा। लेकिन अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें उसके लिए, तो चूंकि इनिशियल और फाइनल पोजीशन दोनों सेम है, इस वजह से टोटल डिस्प्लेसमेंट या नेट डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा जीरो। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अब आते हैं कि इफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज जीरो, देन व्हाट कैन वी से अबाउट डिस्टेंस कवर्ड। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जीरो होने के बावजूद डिस्टेंस का एक पॉजिटिव वैल्यू आएगा। हाँ, कभी ऐसा हो सकता है कि आपका अगर इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है, या फिर बॉडी ने कोई पाथ कवर ही नहीं किया, वैसे केस में डिस्टेंस भी डिस्प्लेसमेंट के साथ साथ जीरो हो जाएगा। और इस वजह से ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, दैट इट मे और मे नॉट बी जीरो। डिस्टेंस जीरो हो भी सकता है और नहीं भी जीरो हो सकता है। नेक्स्ट, two cars A and B are moving with velocities of 100 km per hour and 60 km per hour. What is the relative velocity of car A with respect to car B if both are moving along same straight line in same direction? देखिए, अगर दो ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि सेम स्ट्रेट लाइन में सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो उनकी जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो फाइंड करने के लिए उनकी वेलोसिटीज को आपस में सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। जैसा कि यहाँ पे हमने किया है, वी ए बी अगर फाइंड करना है, सो यू हैव टू सब्ट्रैक्ट द वेलोसिटी ऑफ बी फ्रॉम वेलोसिटी ऑफ car A. So VA minus VB, that means 100 minus 60, and finally the answer will come as 40 km per hour. So that is given in option number A. So right answer will be 40 km per hour. So this is all about the explanations of question number from question number 1 to 10. Next video में आपके लिए और भी आगे वाले जो questions है उनका explanations लेकर के सॉल्व करके आपको प्रोवाइड करूंगा। सो नेक्स्ट वाले वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड लाइक करें, कमेंट करें अगर कोई स्पेशल डाउट हो तो। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।